हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 प्रत्ययवर्ती धारा का लेक्चर नंबर 3। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रत्ययवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी प्रत्ययवर्ती धारा है, तो उसमें एक साइकिल कितनी होती है, यहां से मैक्सिमम यानी शून्य से मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर शून्य, विपरीत दिशा मैक्सिमम, फिर शून्य, ये एक साइकिल कहलाती है। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक साइकिल के लिए औसत मान निकाला है। एक साइकिल का औसत मान का मान निकला था 0। क्यों? क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है। औसत मान 0 कैसे आया था, इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया है। और दूसरा और टॉपिक हमने किया है कि अगर हम जब एक पूरी साइकिल का औसत मान 0 होता है तो इसका कोई महत्व तो नहीं है। औसत मान महत्व तो है अगर थोड़ा बहुत, तो ये आधे साइकिल का है। आधे साइकिल देखिए, धारा शून्य से अधिकतम, अधिकतम से फिर शून्य हो रहे, तो ये जो धारा में जो परिवर्तन हो रहा है उसका औसत निकाला गया है। तो आधी साइकिल का जो औसत मान है वो भी निकाला गया और वो शून्य नहीं आता, उसका मान आता है, ये निकाला जा चुका है, Im बराबर 2I0 अपान पाई। ठीक है ना। इसी प्रकार से वोल्टेज का भी होता है, तो वोल्टेज वाला भी इसी प्रकार से आप याद रखें इसको, 2V0 अपान पाई। अगर पाई की वैल्यू 3.14 रख करके इसको सॉल्व किया जाए 2 अपान 3.14 को, तो इसकी वैल्यू लगभग आती 0.637 I0। ऐसे इसकी वैल्यू आती 0.637 V0। और V0 I0 क्या होते हैं? ये शिखर मान होते हैं, यानी अधिकतम कितना मान है धारा का या वोल्टेज का। धारा वोल्टेज के दोनों सेम ग्राफ बनते हैं। ठीक है ना। धारा का वैसे बनता है ऐसे, वोल्टेज का भी बनता है, क्योंकि वो भी समय के अनुसार परिवर्तित होता है। ठीक है ना। तो प्रत्ययवर्ती धारा के बारे में हम लोग इतना तो जानते ही हैं कि प्रत्ययवर्ती धारा ऐसी धारा होती है जो समय के अनुसार आवर्त रूप से परिवर्तित होती है। और वोल्टेज भी समय के साथ आवर्त रूप से परिवर्तित होता है, उसको हम लोग प्रत्ययवर्ती धारा या प्रत्ययवर्ती वोल्टेज कहते हैं। ठीक है ना। और उसका औसत मान पूरी साइकिल के लिए 0 और हाफ साइकिल के लिए 2I0 अपान पाई, या वोल्टेज का औसत मान निकाला जाए 2V0 अपान पाई। ये हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे वर्ग माध्य मूल मान की। वर्ग माध्य मूल मान का मतलब होता है कि इसी का बड़ा महत्व है वर्ग माध्य मूल मान का, चाहे वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान हो चाहे धारा का हो। तो पहले धारा का मान निकालेंगे और उसके बाद फिर इसी आधार पर हम लोग वोल्टेज का भी वर्ग माध्य मूल का मान का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो ये वर्ग माध्य मूल मान ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी धारा अगर कहीं मेजर की जाती है या बताई जाती है तो हमेशा उसकी आरएमएस वैल्यू ही बताते हैं। ठीक है ना। आरएमएस वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है ना। आरएमएस वैल्यू ही बताई जाती है। इसे कहा जाता है घरों में सप्लाई 220 वोल्ट की होती है, तो 220 वोल्ट हो रही, इसका मतलब ये उसका माध्य नहीं है, ना इसका औसत मान है। ठीक है ना। ना ये शिखर मान है, ये उसका आरएमएस मान है, यानी उसका वर्ग माध्य मूल मान है। जब भी किसी उपकरण से प्रत्ययवर्ती धारा को नापते हैं, हमने नाम बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि धारा नापने का और वोल्टेज नापने का जो उपकरण होता है उसका नाम दिया गया है तप्ततार अमीटर तथा तप्ततार वोल्टमीटर। इसकी सहायता से जब भी हम जब भी धारा या वोल्टेज नापते हैं तो हमेशा वो आरएमएस वैल्यू ही बताता है। धारा अगर कहीं प्रवाहित हो रही है, उसको अगर मेजर कर रहे हैं प्रत्यय धारा, तो हमेशा उसकी आरएमएस वैल्यू ही बताई जाती है। ठीक है ना। आरएमएस वैल्यू यानी 5 एम्पियर 10 एम्पियर बताएंगे, इसका मतलब है आरएमएस वैल्यू है। अगर कुछ भी ना कहा जाए कि शिखर मान है, ये औसत मान है, ठीक है ना, तो हमेशा
ये आपको मान चलना है। अगर धारा का मान अगर कुछ नहीं लिखा है कि क्या है, ये औसत है कि शिखर है कि आरएमएस है, तो हमेशा आरएमएस वैल्यू ही मान करके उसको चलना है। ये न्यूमेरिकल में इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल हम लोग आगे करते चलेंगे साथ साथ में। तो वर्ग माध्य मूल मान को कैसे परिभाषित करते हैं, पहले तो ये आ जाओ। ये पुरानी बातें थी, ये मान के चल रहे हैं कि आपको आ रहा है सब औसत मान निकालना, और अगर नहीं आता है तो हमारा पुराना पिछला जो वीडियो है उसको आप देख करके समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है। उसी तरीके से इसको भी प्रूव करना है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान एक पूरी साइकिल के लिए निकालना है। एक पूरी साइकिल के लिए धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है उसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो पहले परिभाषित करने के लिए पहले इसको हम लोग इसकी भाषा लिख लेते हैं, ठीक है ना। भाषा क्या लिखेंगे? प्रत्यावर्ती धारा की एक पूरी साइकिल समझते हैं ना, जो बता चुके हम लोग चक्र। एक पूरी साइकिल के लिए प्रत्यय धारा की पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल, धारा के औसत मान के वर्गमूल को धारा का प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ये परिभाषा हम लोग लिखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की एक पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे आई और सफिक्स में RMS ये लिखा जाएगा। आई के सफिक्स में लिखेंगे R का रूट M मीन S स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं, ये तो इसकी लैंग्वेज हो गई, ठीक है ना। इसको फार्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे? तो IRMS इक्वल टू, अब कह रहा है कि धारा के वर्ग, इसका देखिए इसके इंग्लिश के नाम से देखो जरा, रूट मीन स्क्वायर। तो पहले उल्टा जरा चलो, पहले हम धारा के मान का वर्ग करेंगे, तो धारा के मान का वर्ग कर दिया। उसके बाद फिर मीन यानी उसका औसत निकाला जाएगा। तो औसत को हम लोग कर देते हैं बार से प्रदर्शित उसको, ठीक है ना। धारा के वर्ग का औसत मान का रूट लगा देना है उसके बाद। तो इस प्रकार से ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, यानी परिभाषा के अनुसार ये इसको गणित के फॉर्म में लिख सकते हैं कि IRMS इक्वल टू अंडर रूट I स्क्वायर बार। I स्क्वायर धारा के वर्ग, बार का मतलब होता है वर्ग का औसत मान, ठीक है ना। जैसे हम लोग IM लिख रहे थे, ठीक है ना, मीन वैल्यू करंट की, ऐसे स्क्वायर का औसत मान है इसलिए बार लगा दिया गया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी परिभाषा की। अब जरा इसका मान हमको निकालना है, तो निकालने के लिए मान लेते हैं कि एक साइकिल, पहले हम लोग क्या निकालेंगे? औसत मान निकालें, फिर बाद में वर्गमूल लगा देंगे। एक साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग
एक साइकिल के लिए प्रत्येक धारा के वर्ग का औसत मान, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कुछ भी कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, यानी आई स्क्वायर बार का मान कितना हो, धारा के वर्ग का औसत मान यानी आई स्क्वायर बार। आई स्क्वायर बार किसी भी, हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी भौतिक राशि जो समय पर डिपेंड करती है, भाई समय के अनुसार धारा का मान बदलता है, ये हम लोग प्रत्येक धारा की विशेषता होती है, तो इसका समय के अनुसार अगर कोई भौतिक राशि चेंज हो रही है उसका औसत कैसे निकाला जाता है, इंटीग्रेशन करते हैं उस राशि का जिसका औसत मान हमको ज्ञात करना है, इसके साथ में समय के साथ, यानी समय के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में हम आई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कराएंगे। पूरी साइकिल की बात की जा रही है तो 0 से t, ये इसकी लिमिट लगा देंगे और डिवाइड कर देंगे dt के इंटीग्रेशन से, और इसमें लिमिट रखेंगे 0 से t, ठीक है ना। 0 से t एक साइकिल समझ रहे हैं ना, एक साइकिल का मतलब इतना हिस्सा, एक साइकिल का मतलब इतना हिस्सा हो गया, 0 हो गया, ये हो गया t हाफ, और ये हो जाएगा पूरा t, यानी ये हाफ साइकिल हो गई, ये भी हाफ साइकिल हो गई, पूरा एक साइकिल हो गई, ठीक है। यहां पर वैल्यू याद रखो, प्रत्यावर्ती धारा का जो सूत्र होता है वो हमको पता है, समाकलन 0 से t आई की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर और dt। गणित के बच्चों को कोई समस्या नहीं आएगी, बायो वालों बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, तब भी हम पूरे इसको बेसिक्स बताएंगे, आपको इंटीग्रेशन करना भी बताएंगे। क्यों, कैसे हो गया ये, आई की वैल्यू पता है, आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम आई की वैल्यू रख दिया हमने, ये मान सारा, ठीक है। उसके बाद आगे और सॉल्व करिए, ये आई स्क्वायर तो इसको बाहर कर लो, क्योंकि पीक वैल्यू है, ये शिखर मान होता है धारा का, ये शिखर मान यहां पर दिख रहा है, ये आई नॉट और साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t और dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 से t dt, ये हो जाएगा, ठीक है। इतना नोट कर लो, उसके बाद फिर करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया, अब हमारा उद्देश्य केवल है इसका इंटीग्रेशन करने का, आप गणित के तरीके से इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसी का इंटीग्रेशन जरा करना है, ये आई स्क्वायर बार की वैल्यू निकल करके आ रही है आई नॉट स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, फार्मूला हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब निकाली जाएगी क्या निकल करके आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ये फार्मूला लगाना, थीटा जगह कितना रख देंगे हम लोग ओमेगा टी, लगाना, तो इस पूरे इस वाले सूत्र में थीटा जो ओमेगा टी लगा दो तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2 और dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 से t dt, ये कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन कर दो, साइन स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर
अब इंटीग्रेशन 1 का करेंगे, ये जो 2 है इसको बाहर कर सकते हैं, ये 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा t माइनस cos ओमेगा t का। चलो बताओ अच्छा भाई, cos इंटीग्रेशन अगर करना है cos kx का, cos kx dx लिखा है, इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस sin kx अपॉन k, ये फॉर्मूला होता है। k की जगह यहाँ कितना है 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा रख करके और t की जगह यहाँ पर x है, तो k की जगह 2 ओमेगा और x की जगह t रख दे पूरे समीकरण में, तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस साइन कॉस का इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पर प्लस का ही होता है, कॉस का साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा, ये इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा 0 से t, इसकी लिमिट है, ठीक है। cos 2 ओमेगा टी यानी cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो sin x और उसके बाद k भी लगा है, तो कांस्टेंट नंबर भी है t के साथ में, तो उस डिवाइड हो जाता है उसका, अपॉन dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t, लिमिट लगा देंगे 0 से t। कोई दिक्कत यहाँ, गणित के बच्चे पूरी बात समझ रहे होंगे। उसके बाद आगे i नॉट स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर लिमिट लगाओ कैपिटल T माइनस साइन 2 ओमेगा t अपान 2 ओमेगा, ये t की जगह रखना है स्मॉल t की जगह, क्योंकि t की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कराया गया है ना, तो t स्मॉल t जगह कैपिटल T रखेंगे, पहले उच्च लिमिट कर दिया हमने, यहाँ पर भी t रख दी और यहाँ पर भी t रख दिया कैपिटल T, फिर माइनस लगा करके लिमिट रखेंगे, तो t जगह 0 माइनस माइनस क्योंकि बाहर पहलेगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये साइन 0 भी हो जाएगा, t की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 अपान 2 ओमेगा ये आ जाएगा, और अपान में क्या आएगा, अपान में आएगा t माइनस 0, यहाँ भी लिमिट उच्च लिमिट माइनस मिड लिमिट, इसको जरा सॉल्व करो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, i नॉट स्क्वायर बाई 2t, यहाँ पर t बचेगा नीचे। अब यहाँ क्या बच रहा देखो जरा, ये दोनों पार्ट तो 0 हो जाएंगे, यहाँ पर जरा देखो t माइनस साइन 2 ओमेगा, और इसकी जगह क्या ले सकते हैं t की जगह 2 पाई अपान ओमेगा, ये फार्मूला होता है ना, t इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे हम लोग, अपान 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा को काटेंगे नहीं, ये एंगल के साथ डिवाइड में नहीं, साइन के साथ डिवाइड में है, ये ध्यान रखेंगे, ये ओमेगा इस ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा। अब क्या आ गया यहाँ पर साइन स्क्वायर अपान 2t t माइनस, अब यहाँ पर तो क्या आ जाएगा साइन 4 पाई हो गया, और साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, पता है ना, साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू भी 0, साइन 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे मान सब साइन की 0 होते हैं, अपान 2 ओमेगा है तो भी 0 हो जाएगा, तो 0 अपान 2 ओमेगा मतलब 0। यहाँ कितना बचेगा, इसको लिख सकते हैं i नॉट स्क्वायर अपान 2t इंटू t बचेगा, t से t कैंसिल, क्या बचा अब i स्क्वायर बार इक्वल टू बचा हमारे पास i नॉट स्क्वायर अपान 2, ये आ गया। अब चूंकि आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, आई आरएमएस, परिभाषा के अनुसार आई आरएमएस क्या होता है अंडर रूट आई स्क्वायर बार, परिभाषा का तो ये फार्मूला होता है। तो अब जरा आई बार स्क्वायर को यहाँ लगा दो,
कितना हो जाएगा, IRMS इक्वल टू, वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे तो अंडर रूट I0 स्क्वायर बाई 2, ये वैल्यू हो जाएगी। या इसको लिख सकते हैं हम लोग IRMS इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो I0 अपॉन रूट, ये वैल्यू हो जाएगी। धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है वो I0 अपॉन रूट 2 होता है। ठीक है, इसी प्रकार ये बात समझ में आ गई ना, कैसे निकाला हम लोगों ने, गणित तरीके से कुछ सॉल्व किया गया है। तो IRMS की वैल्यू हो गई थी। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान यानी VRMS कितना हो जाएगा, V यहाँ पर धारा का शिखर मान है या वोल्टेज शिखर मान हो जाएगा 5 रूट, ये धारा वोल्टेज के शिखर मान हो गए। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, न्यूमेरिकल से बहुत पूछ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए फार्मूले दोनों IRMS और VRMS के फार्मूले याद रखेंगे। ठीक है, अगर रूट 2 की वैल्यू रख करके या 1.414 वैल्यू लगा करके उसका स्क्वायर रूट निकालें फिर डिवाइड करें तो इसका मान लगभग कितना हो जाता है, इसको हम इतना लिख सकते हैं 0.707 I0, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.707 V0। ये फार्मूला बस मेन आप ये याद रखो, बाकी वैल्यू हम आवश्यकता के हिसाब से रख लेंगे। अगर रख देते हैं तो इतना आंसर आ जाता है 1707। समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। उसके फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के बीच कला क्या होती है। ठीक है ना, वोल्टेज और धारा की कला क्या होती है, क्योंकि जब हम अगला जो वीडियो में पढ़ेंगे वहां पर इस बात की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम इसको आज बिल्कुल समझ लें कि कला क्या है प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो करते हैं हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा की कला। कला मतलब फेस, फेस की स्पेलिंग आप ध्यान रखेंगे PHASE है, FASE वाला फेस नहीं है। ठीक है, फेस जैसे हम लोग जानते हैं ना किसी नगर में या गांव में जो सप्लाई होती है तो 3 फेस की होती है। तो 3 फेस का मतलब वो सेम फेस नहीं होते, अलग अलग 3 फेस होते हैं, उस फेस की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्त धारा, उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि प्रत्यावर्त धारा या वोल्टेज की कला कितनी है, यानी कितना उसका फेस है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी तथा प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा, ये हम लोग पता है। इसमें जो साइन का जो कोण होता है, यानी साइन का कोणांक या कोण कह सकते हैं, साइन का कोण कितना है दोनों समय का, वोल्टेज वाले में और धारा वाले में ओमेगा टी। साइन का जो कोण कितना है ओमेगा टी, इसमें भी ओमेगा टी होता है। ठीक है ना, तो जो साइन का जो कोण होता है ओमेगा टी को वोल्टेज तथा धारा, वोल्टेज तथा धारा की कला कहते हैं। कला माने फेस।
कला कहते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। जो भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा का समीकरण दिया है उसमें जो साइन का जो कोण होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती। अगर वोल्टेज में जो कोण दे रखा है साइन का, तो वो वोल्टेज की कला होगी। जो धारा में साइन का जो कोण दे रखा है उसको धारा की कला होगी, ठीक है ना। तो उसको हम इस तरीके से याद रखने के लिए लिख दिया है, वरना आपको दिमाग में बैठा लेना है कि जो वोल्टेज का समीकरण होता है उसमें जो साइन का जो कोण होता है उसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज की कला। धारा समीकरण में जो साइन का जो कोण होता है उसको कहते हैं हम लोग धारा की कला, ठीक है ना। अब जरा इस समीकरण दोनों जरा ध्यान से देखो, दोनों में ओमेगा टी है। वोल्टेज वाले में भी ओमेगा टी है साइन का कोण, और धारा वाले में भी साइन का कोण ओमेगा टी। इसका मतलब दोनों की कला क्या है, समान है। जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पर तो हमने समान दे रखा है, जरूरी नहीं है कि दोनों में कोण बराबर हो, वोल्टेज और धारा में। ये अलग अलग भी हो सकते हैं कोण, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि परिपथ जो यूज कर रहे हैं या परिपथ के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो परिपथ में क्या लगा हुआ है, ठीक है ना। यानी परिपथ की जो कला, परिपथ में जो वोल्टेज और धारा की कला है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि परिपथ में कि केवल प्रतिरोध लगा है, कि संधारित्र लगा हुआ है, कि कुंडली लगी हुई है, या दोनों कॉम्बिनेशन करके, या तीनों लगे हुए हैं। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, तो उसके आधार पर कला अलग अलग होती है वोल्टेज और धारा की, ठीक है ना। तो इसमें पॉइंट वाइज हम कुछ बातें आपको लिखवा देते हैं, जिसकी जरूरत आगे पड़ेगी उसको समझना है। एग्जाम वो लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको समझ आना चाहिए समझ में कि वोल्टेज और धारा के बीच कला को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे जो आने वाले जो वीडियो है उसमें ये बात हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये बात बिल्कुल बैठा लेना दिमाग। प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा टी तथा प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 sin ओमेगा टी में साइन का पूर्णांक ओमेगा टी को वोल्टेज तथा धारा की कला कहते हैं। अब जरा ध्यान दो पॉइंट में, यदि वोल्टेज प्रत्यावर्ती की बात तो हो ही रही है, ठीक है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप जब भी वोल्टेज या धारा की बात करेंगे तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा की बात यहाँ पर हो रही है। जब हम डायरेक्ट करंट की बात करेंगे तो वहां पर हम बताएंगे, ठीक है। यदि वोल्टेज तथा धारा समान कला में है, यानी उनका जो कला है वो सेम है, यानी कोण सेम है। जैसे यहाँ समीकरण दिख रहा है हमको, ओमेगा टी ओमेगा दोनों, इसका मतलब वोल्टेज धारा क्या दोनों समान कला में है। जितनी कला वोल्टेज की है उतनी करंट की भी है, ओमेगा टी दोनों की। इसका मतलब है यदि वोल्टेज तथा धारा समान कला में है, समान कला में है, तो समान कला में है अर्थात इसको, इसका मतलब कला समान है तो कलांतर कितना होगा, दोनों का अंतर, जब दोनों चीज समान है तो उसका अंतर क्या होगा, 0। अर्थात कला का अंतर क्या कहलाता है, कलांतर, अर्थात कलांतर 0 है। अगर ऐसा है तो वोल्टेज तथा धारा साथ साथ, अभी इसको ग्राफ बना करके दिखाएंगे, इसको आप पहले लिख लीजिए, साथ साथ अधिकतम तथा 0 होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये कि जब धारा अधिकतम होगी तो वोल्टेज भी अधिकतम होगा, जब धारा 0 होगी तो वोल्टेज भी 0 होगा। ग्राफ पे इस प्रकार से दिखा सकते हैं वोल्टेज धारा दोनों को। कैसे दिखाएंगे देखिए, अगर हम वोल्टेज को अगर इस प्रकार से दिखाते हैं, वोल्टेज को अगर ऐसा दिखा देते हैं तो धारा कैसे दिखाएंगे, धारा
समान कला का मतलब है कि जैसे जैसे वोल्टेज बदल रहा है वैसे वैसे धारा बदल रही है। अगर वोल्टेज अगर शून्य है, या अगर वोल्टेज का ग्राफ अगर मान लेते हैं, तो अगर वोल्टेज अगर शून्य है तो धारा भी शून्य होगी, वोल्टेज अधिकतम है तो धारा भी अधिकतम होगी, और वोल्टेज अगर शून्य है तो धारा भी शून्य होगी, वोल्टेज अधिकतम है तो धारा भी अधिकतम होगी, वोल्टेज शून्य धारा भी शून्य। इस प्रकार से ऐसा ग्राफ चलता है। ये जो डॉटेड हमने ग्राफ खींचा किसका है? करंट। ये कहलाता है, इस ग्राफ को कहते हैं हम लोग तरंग आरेख। तरंग आरेख यानी वेव डायग्राम से कहा जाता है। ठीक है, ये वेव डायग्राम है। इसका एक फेजर डायग्राम भी बनाते हैं। फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। दोनों ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कला समान है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो कला आरेख वाला ग्राफ तो हमने ये बनाया है। अब जरा फेजर डायग्राम देखो। फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं? उसमें हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान समझना, ये फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा डायग्राम है ये? फेजर डायग्राम कहते हैं कला आरेख। कला आरेख या इसको कहा जाता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम दोनों समान कला में है। कला कितनी है? ओमेगा टी। वोल्टेज को पहले खींच दो, शिखर मान को ड्रा करते हैं हमेशा। ये है V0, कितना है? ओमेगा टी। ये बेस लाइन, एक्स अक्ष को बेस लाइन मान करके कितने कोण बन रहा है V0 के साथ में? ओमेगा टी। ओमेगा टी ये इसके लाइन खींच दी हमने। ठीक है ना। जब V इसके शिखर मान से जब हम y अक्ष पर जो अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये होता है हमारा V, यानी ये क्या कहलाता है? तात्कालिक वोल्टेज है, और ये इसका शिखर वोल्टेज है, यानी वोल्टेज का शिखर मान। अब ये है तात्कालिक मान। ठीक है ना, t समय पर कितना वोल्टेज है, और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। करंट का ग्राफ यानी ग्राफ या लाइन उसको कह सकते हैं, वो छोटी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं छोटी, ये अभी पता चलेगा जब हम आगे जब बढ़ेंगे। और ये है हमारा I0। दोनों समान कला में, दोनों का एंगल ओमेगा टी है, तो ये यहां से यहां तक ये जो होगा हमारा I होगा, और यहां से यहां तक ये होगा V0। इस शिखर मान से अगर यहाँ पर ड्रा करते हैं y अक्ष पर, तो ये हो जाता है I, यानी तात्कालिक करंट कितनी है, तात्कालिक धारा। ये इसका कहलाता है फेजर डायग्राम। दोनों का समान कला में है, यानी दोनों में कलांतर अगर ओमेगा टी है, दोनों में कला ओमेगा टी, कलांतर तो शून्य है, दोनों में की कला अगर ओमेगा टी है, तो उसको फेजर डायग्राम इस प्रकार से दिखाते हैं। दोनों एक ही डायरेक्शन में दिखाएंगे। और नारा है, तो ये इसका कहलाता है कला आरेख, ये कहलाता है तरंग आरेख। दोनों समान कला में होने के ऐसे आपको आरेख बनाते हैं। और आ गया, सो नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर अगर धारा समान कला में नहीं है तब क्या होगा? जरूरी नहीं, हमने क्या बताया कि ये डिपेंड करता है परिपथ में क्या लगा हुआ है, उसके आधार पर ये डिपेंड करता है। ये हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रतिरोध लगा है तो कला कितनी होगी, अगर धारिता लगी है तो वोल्टेज धारा के बीच कितनी कला होगी, या कुंडली लगी हुई है, या तीनों जोड़ करके लगाए गए हैं, दोनों को पेयर बना करके लगाए गए हैं। ये अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। LR परिपथ, LC परिपथ, RC परिपथ, LRC परिपथ, ये सब अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग। तो उसके आधार पर ये धारा और वोल्टेज बीच कला होती है। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, अभी तक देखा हमने कि वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में है, तो उसका तरंग आरेख, यानी वोल्टेज अधिकतम तो धारा भी अधिकतम, वोल्टेज शून्य धारा भी शून्य, ये कहलाता है कि दोनों समान कला में है। उसका जो कला आरेख ग्राफ हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं। ठीक है ना, नोट कर ले पहले। नोट कर लिया। उसके बाद अगर
अगला जो पॉइंट अगर दिखाना चाहे, अगर दोनों समान कला में नहीं है तो इसका मतलब है कोई फिर आगे पीछे होगा, उसके बीच कोई तो कोई कलांतर होगा। अगर समान कला में नहीं होंगे तो क्या होगा, वोल्टेज और धारा अगर समान कला में नहीं होंगे तो अगर समान कला में नहीं होंगे इसका मतलब क्या है, कलांतर शून्य नहीं होगा। अगर समान कला में तो कलांतर 0 है, अगर समान कला में नहीं है तो इसका मतलब है कलांतर उनका 0 नहीं है, उनके बीच में कुछ कला है। अब वो कला कैसी है, तो अभी हम देखा हम लोग समान कला में तो वोल्टेज और धारा दोनों साथ साथ चल रहे थे। अगर कलांतर है तो साथ साथ वोल्टेज धारा नहीं चलेंगे, कभी धारा अधिकतम होगी, उस समय हो सकता है कि वोल्टेज अधिकतम ना हो, या वोल्टेज जब अधिकतम होगा तो धारा अधिकतम नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगला इसमें हम लोग पॉइंट लिखेंगे कि यदि वोल्टेज धारा से फाई कला में, कलांतर को हम लोग यहाँ फाई से प्रदर्शित कर रहे हैं, यदि वोल्टेज धारा से फाई कला में अग्रगामी है, अग्रगामी तो यदि वोल्टेज तथा धारा आई फाई कला से अग्रगामी है, अथवा इसी बात को दूसरा भी चीज लिख सकते हैं, अगर वोल्टेज अग्रगामी है अथवा इसी बात को दूसरे तरीके से कहा जाए, अथवा धारा वोल्टेज से फाई कला में पश्चगामी। दोनों का मतलब एक ही है भाई, कोई अगर आगे पीछे है, जैसे मान लेते हैं कोई ए और बी दोनों इस दिशा में चल रहे हैं ऐसे, तो क्या कहेंगे हम, अगर इस दिशा में चल रहे हैं अगर, तो क्या कहा जाएगा, या तो हम कहेंगे कि ए के आगे बी है, ये तो मतलब है कि ए के आगे बी है, और यह तो कहेंगे बी के पीछे ए है, तो बात इसका अर्थ तो एक ही है। तो वही चीज यहाँ पर भी है, अगर वोल्टेज धारा से फाई कला में आगे है, अग्रगामी का मतलब आगे है, वोल्टेज धारा से फाई कला में आगे है, या उसको अग्रगामी लिखा है हमने, अथवा अगर वोल्टेज अगर धारा से फाई कला में अग्रगामी, इसका मतलब क्या है कि धारा जो है वो वोल्टेज से फाई कला में पश्चगामी है। तो उसके समीकरण क्या लिखे जाएंगे, अगर समान कला में होते हैं तो हम लोग क्या लिख देते हैं बताओ, B बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अगर दोनों समान कला में है तो हम लोग ये समीकरण लिखते हैं वोल्टेज धारा के। लेकिन अगर समान कला में नहीं है, अग्रगामी कौन है, वोल्टेज, वोल्टेज अगर अग्रगामी है तो इसका मतलब है कि हमको यहाँ पर प्लस फाई लगाना पड़ेगा जितनी कला से आगे है। अगर ये पहली बात को अगर लेके चल रहे हैं हम, वोल्टेज धारा से फाई कला में अग्रगामी, ठीक है ना, अथवा अगर हम ये कहेंगे धारा वोल्टेज से फाई कला में पश्चगामी है, तब क्या लिखेंगे समीकरण, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो इन दोनों समीकरणों का मतलब एक ही है, दोनों ये बता रहे हैं कि वोल्टेज अग्रगामी है, धारा पश्चगामी है। वोल्टेज अगर अग्रगामी है तो धारा पश्चगामी होगी, ठीक है ना। इसमें देखिए वोल्टेज का जो कला है, देखिए इसमें यहाँ पर वोल्टेज कला कितनी ओमेगा टी है, धारा कला कितनी ओमेगा टी माइनस फाई है। इसका मतलब है कि जो कला है वो ओमेगा टी वोल्टेज वाले से फाई कम है, यानी करंट जो है वो पीछे है। इसका मतलब इसमें देखिए इस वाले में साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये इसकी वोल्टेज की कला हो गई ओमेगा टी प्लस फाई। धारा में कला कितनी ओमेगा टी है, इन दोनों ध्यान से देखो, क्या पता चल रहा है कि वोल्टेज फाई कला से आगे है। तो दोनों का अर्थ एक ही है, अगर कहीं
वोल्टेज धारा से कलम अग्रगामी कहे तो चाहे ये समीकरण लिखो और चाहे ये वाला समीकरण लिखो, उसका मतलब एक ही होता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, फाई कलम अग्रगामी होने का मतलब है कि वोल्टेज और धारा एक साथ मैक्सिमम या मिनिमम या शून्य नहीं होते। ठीक है ना। तो उसका कैसे हम लोग कला आरेख दिखाएंगे। पहले तो कला आरेख देख लो कैसे दिखाते, एक्स अक्ष वाई अक्ष। वोल्टेज को तो आप ऐसे ड्रा कर लो पहले ओमेगा टी से, इस वाले के हिसाब से ड्रा करो ज्यादा आसान होगा। मतलब उसका है कि ये ओमेगा टी को पहले ड्रा कर लेते हैं हम लोग वोल्टेज को वी नॉट से दिखा लिया, ये एंगल बन रहा है। अब जरा देखो धारा जो है वो V से फाई कम है। ये अगर वोल्टेज है तो धारा क्या होगी उसकी कम का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेंगे इधर से, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं अगर ऐसे, तो इसका मतलब है कि ये कम इधर तरफ। कोई भी कहीं पर दिखाते हैं क्वाड्रेंट में तो चक्कर की डायरेक्शन ऐसे होती है, अगर इधर चल रहे हैं तो प्लस, इधर चलेंगे तो माइनस, ये तो होता है ना। तो अगर माइनस है तो इसका मतलब है कि ये जो करंट जो दिखाएंगे वो इधर तरफ दिखाई जाएगी आई नॉट। हमारा ये एंगल कितना होना चाहिए, कितना कम है ये फाई, वोल्टेज से यानी ओमेगा टी से फाई ये पीछे है। ये दूसरा कला आरेख ग्राफ हो गया। यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा V, और यहां से ड्रा कर देंगे तो ये बन जाएगा। ये बात समझ आ गई। ये ग्राफ ये बता रहा है कि वोल्टेज धारा से अग्रगामी आगे है या धारा वोल्टेज से फाई कला में पश्चगामी है। उसका अगर हम ये खींचना चाहें वेव डायग्राम तो कैसे खींचेंगे, पहले आप वोल्टेज को तो पहले ड्रा कर लीजिए, वोल्टेज को पहले ड्रा कर लिया हमने। अब कह रहा है कि वोल्टेज आगे आगे चलता है, धारा पीछे भी चलती है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब जब ये शून्य है तो इसका मतलब शून्य से कम होगी धारा। पीछे अब पीछे होने का क्या मतलब है, जब वोल्टेज शून्य है, ये वोल्टेज का ग्राफ है, अगर वोल्टेज शून्य है तो धारा इसका मतलब है कि शून्य से कम होगी, माइनस में होगी, तभी तो पीछे होगी। इसका मतलब उसका ग्राफ यहां से स्टार्ट करेंगे, माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार से दिखाएंगे ऐसे। ऐसे दिखाएंगे, समझ आ रहा है। इस तरीके से इसको ग्राफ को दिखाएंगे कि धारा, ये धारा का ग्राफ है, धारा वोल्टेज के बीच में इस प्रकार से हम दिखाएंगे। इस तरफ से कर रहा है ये, तो ऐसे हम उसको दिखाएंगे कि फाई कला से धारा जो है वो पश्चगामी है, यानी पीछे चल रही है। जब ये देखिए यहाँ पर वोल्टेज अधिकतम हो गया है तो धारा अभी एक अधिकतम नहीं हुई। तो ग्राफ को इस प्रकार से आप बनाइए कि वोल्टेज अधिकतम, तो वोल्टेज देखो यहाँ पर अधिकतम हो गया, धारा अधिकतम नहीं है यहाँ पर, धारा भी अधिकतम कहाँ पर है, यहाँ। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है, समझ में आ रहा है। तो इसको इस प्रकार से प्लॉट कर सकते हैं, इसको बना लो। उसके बाद फिर अगर इसका उल्टा अगर कहा जाए, वोल्टेज धारा से फाई कला में पश्चगामी है, तो फिर हम लोग कैसे लिखेंगे इस बात, तो नोट कर लो पहले। नोट कर लिया, ये साइज इसको बना लें। एक मिनट इसको दोबारा जरा बनाते हैं, इसको शो करने के लिए वोल्टेज को तो पहले प्लॉट कर लेंगे। धारा पश्चगामी है, धारा पीछे शुरू करेंगे, धारा से शुरू करके इस तरीके से जाएगी ऐसे।
ये वोल्टेज का ग्राफ, ये धारा का ग्राफ, ये 0 है और ये है यहाँ पर, ये तो इसका, ये इसका शिखर मान है V0, ये धारा का शिखर मान है I0। ठीक है, शून्य वोल्टेज शून्य, धारा पीछे है यानी माइनस में है ये। ठीक है ना, उसका जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर धारा शून्य हो गई, लेकिन वोल्टेज देखो शून्य नहीं है, ये बढ़ गया है यहाँ पर। यहाँ पर देखें, यहाँ पर धारा कितनी है, शून्य, वोल्टेज शून्य नहीं है, वोल्टेज यहाँ मैक्सिमम हो गया तो धारा यहाँ पर मैक्सिमम हुई। ठीक है ना, तो ये क्रम चल रहा है इसमें, समझ में आ रहा है। इस प्रकार से इसको ग्राफ को प्लॉट करेंगे ऐसे। ठीक, बना लो इसको। उसके बाद अगर हम अपनी बात को जरा नोट कर लिया इसको, इसके इसी में आगे जरा हम सुधार कर लेते हैं थोड़ा सा। यदि वोल्टेज धारा से फाई कला में अग्रगामी है, तो लिखा था, अगर हम कहते हैं पश्चगामी है, पश्चगामी है, अथवा अब इसी बात को उल्टा कर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, धारा वोल्टेज से फाई कला में अग्रगामी है। इसका मतलब दोनों का एक ही है, अग्रगामी है। तो समीकरण क्या लिखे जाएंगे, तो समीकरण क्या लिखे जाएंगे, V बराबर, देखो वोल्टेज धारा से फाई कलम पश्चगामी, वोल्टेज पश्चगामी है, तो वोल्टेज पश्चगामी है तो वोल्टेज में माइनस लगाना पड़ेगा, तब तो पश्चगामी कहेंगे। ओमेगा टी और ओमेगा टी से माइनस फाई कम हो गया तो वोल्टेज पश्चगामी हो गया, या इसमें हम प्लस लगा दें। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि धारा वोल्टेज से फाई कला में अग्रगामी है। तो अगर धारा अग्रगामी होगी तो वोल्टेज तो अपने आप पश्चगामी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से ये तो समीकरण बन जाएगा। इससे आप फेजर डायग्राम आप आसानी से बनाना सीख सकते हैं। फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान है। अगला पॉइंट इसमें डाल करके लिखेंगे एक्स एच वाई एच। पहले वोल्टेज को तो आप ड्रा कर लेंगे V0, इसमें परपेंडिकुलर जब ड्रा करोगे ये होता है V तात्कालिक वोल्टेज, ये एंगल है ओमेगा, ये वाले पहले प्लॉट किया हमने, ओमेगा टी पहले बना लिया। ठीक है ना, अब कह रहा है कि इसको इससे ध्यान दो, उससे ज्यादा से समझ में आ जाएगा। वोल्टेज ओमेगा टी ये हमने प्लॉट कर लिया एंगल बना करके। अब धारा क्या कह रहा है, फाई कला से अग्रगामी यानी ओमेगा टी प्लस थीटा, यानी जितना वोल्टेज है उससे आगे चलेगा, आगे चलेगा मतलब इधर चलना पड़ेगा, पीछे चलेगा तो इधर। जैसे पिछले वाले में था पश्चगामी था, धारा पश्चगामी थी तो बीच तरफ ड्रा किया था इसको इधर, इसका अग्रगामी होने का मतलब धारा हम इस तरफ भी I0, और ये एंगल कितना होगा ओमेगा टी प्लस फाई, वही तो आएगा इतना। और यहाँ से परपेंडिकुलर कर लोगे तो ये आ जाएगी तात्कालिक धारा। इस प्रकार से हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा की कला को प्रदर्शित कर सकते हैं। कला आरेख में अगर हमको तरंग आरेख में अगर दिखाना है, तरंग आरेख में वोल्टेज तो आप पहले ही ड्रा कर लो, वोल्टेज तो हमेशा पहले ड्रा कर लेते हैं, तो वोल्टेज पहले उत्पन्न हो, धारा तो बाद में उत्पन्न होती है। वोल्टेज यहाँ 0, वोल्टेज अगर 0 है तो धारा क्या, देखिए अगर वोल्टेज को 0 जहां पर है इसका मतलब धारा अग्रगामी है, तो इसका मतलब है कि 0 है तो धारा आगे होगी, आगे होगी तो इसका मतलब धारा यहाँ से स्टार्ट होगी आगे से। इसमें हम इस प्रकार इसको प्लॉट करो ऐसे, ये हमारा हो जाएगा वोल्टेज का ग्राफ और ये हमारा धारा। ठीक है ना, ये आप इसमें दिखा सकते हैं कि इसमें ये जो शिखर मान है इसका,
ये शिखर मान हो जाएगा, ये धारा का शिखर मान है। जरूरी नहीं कि ये शिखर मान हो, वेव स्क्वायर इसलिए दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे दिखाया जा सकता है। इसका मतलब ये यहाँ पर ये शिखर मान है आई नॉट और ये वी नॉट, ये हमारा है आई नॉट और ये है V। तो इस प्रकार से हम वोल्टेज और धारा के बीच कला आरेख या वेव आरेख खींच सकते हैं। नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर कुछ नाटकीय प्रश्नों को भी कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 100√2 वोल्ट है, ज्ञात कीजिए। धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 100√2 वोल्ट है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1, विभवांतर का शिखर मान, पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान और आधे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। विभवांतर मतलब वोल्टेज, यानी वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान दे रखा है, उसका सलूशन दे रखा है। वर्ग माध्य मूल मान वोल्टेज का, तो VRMS का मान दे रखा है 100√2, ठीक है। और पूछ रहा है उसका शिखर मान, पूछ रहा फर्स्ट पार्ट के अनुसार। विभवांतर का शिखर मान V नॉट पूछता है। ये सूत्र हम लोगों ने अभी निकाला है कि VRMS इक्वल टू, धारा में निकाला, उसके लिए वोल्टेज का भी मान होता है V नॉट अपान √2। V नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, VRMS इंटू √2, तो मान होगा, वैल्यू रख दीजिए इसमें। VRMS का मान दे रखा है 100√2 और इंटू √2 हो गया, 200 हो जाएगा। ये हमारा है। अगला कह रहा है कि पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान, तो पूरे चक्र के लिए चाहे धारा का औसत मान हो चाहे विभवांतर का हो, वो शून्य होता है, जितना प्लस उतना ही माइनस। ये लोग जानते हैं ना, अगर जब भी कहीं वोल्टेज या धारा का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऐसे होता है, जितना प्लस उतना माइनस, ये एक पूरी साइकिल होती है। तो औसत मान क्या होगा, शून्य। तो पूरे लिख दीजिए एक लैंग्वेज में, पूरे चक्र के लिए वोल्टेज या विभवांतर लिख दीजिए, यहाँ पर लिखा गया, तो विभवांतर का औसत मान शून्य होता है। ये तो ऐसे ही लाइन में आंसर हो जाएगा। आधे चक्र के लिए औसत मान होता है, आधे चक्र के लिए औसत मान निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला हम निकाला था, Vm का मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना होता है, फार्मूला 2V नॉट अपान, जो होता फार्मूला निकाला है ना, पिछले वाले में निकाला गया था ये। तो V2 और V नॉट की वैल्यू है, V नॉट की वैल्यू 200 अपान पाई, तो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 400 पाई, 400 अपान पाई। पाई वैल्यू लगा सॉल्व कर सकते हो, वो अपना कर लेना, कितने वोल्ट। ये इसका औसत मान आ जाएगा हाफ साइकिल। फुल साइकिल के लिए शून्य, हाफ साइकिल के लिए 400/पाई। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो नोट कर लें। फिर एक अगला क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा में एक समीकरण दे रखा है, I बराबर 3√2 sin 100πt प्लस π/4। तो पूछ रहा है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS वैल्यू पूछ रहा है, और उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, यानी F का मान कितना हो, ठीक है ना। तो हम लोग जब भी समीकरण दिया हो तो पहले जो मानक समीकरण है उससे कंपेरिजन करा लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है I बराबर 3√2
साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ये है। अब जरा जो मानक समीकरण होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर इसमें कुछ एंगल दे रखा है एक्स्ट्रा, अगर ओमेगा टी ये पाई बाई 4 न दिया होता अगर, तो सिर्फ ओमेगा टी रख देते। अगर दे रखा है तो प्लस फाई और, यानी इसकी कला को और जोड़ देंगे, कलांतर कितना है, ठीक है ना। यानी ये मानक समीकरण हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। क्या समझ आ रहा है ना। अभी हमने जब फेस पढ़ा रहे तो उसमें बताया था हमने कि प्लस फाई और हो सकता है, माइनस फाई भी हो सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब इसकी जो पूरी जो कला है वो 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4 है धारा की। अगर वोल्टेज की पता होता तो हम लोग कलांतर निकाले, दोनों घटा दे तो कलांतर निकल आता। तो ऐसे हम लोग नहीं कहेंगे कलांतर नहीं मालूम कितना है, लेकिन इस धारा की कला पूरी इतनी है 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। इससे तुलना जरा करो पहले समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना करने से क्या आएगा। देखो आई नॉट ये कितना लिखा है 3√2, यानी शिखर मान हमको पता है कितने एम्पियर। और देखो टी की जगह स्मॉल टी है, ओमेगा की जगह क्या लिखा हुआ है 100 पाई। देखा ना, इसका ओमेगा क्या होता है, कोणीय आवृत्ति होती है, कोणीय वेग, इसका मात्रा क्या लिखते हैं हम लोग रेडियन प्रति सेकेंड। ये इसका मात्रक हो जाता है, ठीक है ना। पहला पूछ रहा है कि उसका वर्ग माध्य मूल बताना, नहीं आई आर एम एस वैल्यू पूछ रहा है। तो आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट अपान, यहाँ पर होगा तो आई नॉट की वैल्यू कितनी है, कंपेयर भी कराया, जितना निकला करके आया 3√2 अपान √2 से √2 कैंसिल, कितना आ गया 3 एम्पियर। एक आंसर ठीक कह रहा है उसका। उसकी आवृत्ति बताओ, जबकि कोणीय आवृत्ति तुलना कराने से निकाल पाए हम लोग, पाई का मान भी निकाल सकते हैं तुलना कराने से, पाई बराबर पाई बाई 4 है, पर उसकी आवश्यकता नहीं, इसलिए हमने इसको नहीं मान निकाला है, ठीक है। आवृत्ति F बराबर, ये फार्मूला क्या हो जाएगा ओमेगा अपान 2 पाई। पढ़ा है ना ये हमने, ये तो बहुत यूज करते चले आ रहे हैं, T = 2 पाई अपान ओमेगा, और चूंकि F जो होता है वो 1/T होता है, तो जब 1/T करोगे तो ओमेगा अपान 2 पाई हो जाएगा ना। तो वहां से हम डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज किए। ये हम लोग सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में भी कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें भी फार्मूला आ चुका है, ठीक है ना। तो वहां से इसको डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसकी आवृत्ति का मान कितना हो जाएगा, ओमेगा का मान है 100 पाई और 2 पाई फार्मूले में है, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 50 बचेगा, यहाँ से कट करके फिर 50 हर्ट्ज। आवृत्ति का मान क्या लिखा जाएगा हर्ट्ज। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सलूशन है। तो बाकी क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं, आप करने का प्रयास करेंगे। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज जो आज हमने बताई है वो है उसका जो आरएमएस वैल्यू निकालना वोल्टेज और धारा का, और जो कला आरेख जो खींचना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको रिवाइज कर लेंगे एक बार वीडियो को देख करके, और उसके बाद जो आगे जो हम लोग पढ़ना हम लोगों को है जो सर्किट थ्योरी है कि अब अभी तक तो हमने परिपथ में कुछ जोड़े नहीं है प्रत्ययवर्ती धारा परिपथ में। अब हम प्रत्ययवर्ती धारा परिपथ जब बनाएंगे तो उसमें आर को भी जोड़ेंगे, एल को भी जोड़ेंगे, सी को भी जोड़ेंगे, या दोनों के कॉम्बिनेशन को जोड़ेंगे, या तीनों के साथ जोड़ेंगे। तो उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, उस परिपथ की क्या विशेषताएं हैं, और उसमें वोल्टेज धारा के बीच कितना कलांतर होता है, उसका कला आरेख कैसे खींचेंगे हम लोग, वेव आरेख कैसे खींचेंगे, ये सब आज हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कला आरेख ग्राफ होता क्या है, वेव डायग्राम क्या होता है,
कालांतर का क्या मतलब है, तो ये आज हमने पूरा क्लियर किया है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो घबराने की बात नहीं है, एक बार पुनः वीडियो को देख लें तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आती तब भी हम आगे वाले जो वीडियो आगे आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें हम उसको पुनः एक बार थोड़ा रिवाइज कराएंगे, जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें और कमेंट भी करें, जिससे ये पता चले कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है हमारा। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।